देखो यार। अच्छा जी, तो ये काउंटिंग रेशियोज का क्वेश्चन 42 है, अक्टूबर नवंबर 17 22 का। इन्वेंट्री आपको दी हुई, कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है। एंड में देखें क्या लिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है रवि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25%। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दी है, तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए आपको मार्कअप चाहिए, तो आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो मार्जिन को मार्कअप में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ बल्कि, क्योंकि मुझे आई डोंट वांट टू डिस्कस इट अगेन एंड अगेन, तो इसी पे लिख रहा हूँ मैं। सर व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट मार्जिन इनटू मार्कअप, इसलिए कि कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई आपको, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए आपको मार्कअप चाहिए, तो मार्जिन को आपको मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज, परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज। जीपी कितना दिया हुआ है 25%, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25, तो आपका मार्जिन कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 75। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी मार्कअप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें और फ्रैक्शन में या परसेंटेज में कोई फर्क इस पे नहीं पड़ता। तो मार्कअप हमने निकाल ली है, दैट इज 25 ओवर 75। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे मार्कअप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी दी हुई है अब्दुल्ला हमें, 2,40,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दी हुई है 2,40,000, उस पे हम निकाल लेते हैं जी, मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 75। जी कितना आता है जी बताएं, 80,000। क्योंकि 25 और 75 का मतलब है 1/3, और 1/3 का मतलब है 33.33%। 33.33% अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता, विच इज नॉट नीडेड इन दिस क्वेश्चन। डीपी मैंने आप फाइंड कर ली है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आ गया विच इज 80,000। अब मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, सेल्स। सेल्स कैसे फाइंड करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसमें प्लस कर दूंगा मैं क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी, वो कितनी थी 2,40,000, प्लस कर देंगे इसमें हम जीपी कितना 80,000, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3,20,000 आपके पास जो है वो आ जाएगा सेल्स की फिगर। अब अगर आप 3,20,000 का निकालेंगे 25%, तो अब चेक कर लें वो 80,000 ही आएगा आपका। यानी 3,20,000 का 25% 80,000 है, ओके। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स का 25% जीपी नहीं हो सकता। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए आपको मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ा पहले, मार्कअप में कन्वर्ट करके आपने प्रॉफिट फाइंड किया। सेल्स का 25% है, मार्जिन दिया हुआ था ना, तो सेल्स 3,20,000 है, उसका आप निकालेंगे 25%, तो आपका 80,000 आंसर ही आएगा। अगर क्वेश्चन में सेल्स दी होती तो आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा मैं आपसे, रेवेन्यू के बाद वो कहता है आपने फाइंड करना है परचेजेस। तो परचेजेस हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, इन्वेंट्री दोनों क्वेश्चन में दी हुई, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, तो हम वैल्यूज पुट कर लेंगे जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर किसकी होती है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कितनी है 2,40,000 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हम देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई आपको 19,700 की, 19,700 की ओपनिंग इन्वेंट्री है, प्लस परचेजेस हम कर लेंगे आपकी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है बताएं, माइनस 33500। ये मैंने कैसे निकाली है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये देखिए ये जो डेट दी हुई है 1 अगस्त 2016, ये ओपनिंग है, और 31 जुलाई 2017, तो ये इन्वेंट्री 33,500 की क्लोजिंग दी हुई है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो परचेजेस आपके पास कैसे आ जाएंगी 2,40,000, जो 19,700 है वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और जो 33,500 है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आपके पास परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी। जी बताएं कितनी आती है, वेरी गुड 2,53,000। ये हमने परचेजेस भी फाइंड कर ली, 253,800। ओके नेक्स्ट देखते हैं जी आगे क्वेश्चन मजीद हमसे क्या उसने पूछा हुआ है। रेवेन्यू निकाल लिया हमने, परचेजेस भी निकाल ली, आगे कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है, और क्या पूछा है, और कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज इन द लास्ट कॉलम। तो पहले हम प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, एग्जैक्टली ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। याद रखिएगा अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हो तो आप एक्सपेंसेस भी फाइंड कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट करेंगे तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके। ऐसे भी सवालों में हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल उसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि आपने
नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। नेट प्रॉफिट कह लें या प्रॉफिट कह लें एक ही बात है। उसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस हम कर देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 80,000 का, एक्सपेंसेस कितने हैं जी सवाल में देखते हैं। एक्सपेंसेस दिए हुए 65,000 के, 65,000 के एक्सपेंसेस हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 15,000 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम परचेजेस के बाद प्रॉफिट भी निकाल लिया हमने। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज टू डेसिमल प्लेसेस, द प्रीवियस ईयर रेशियोज आर गिवन। हमने क्या क्या निकालनी है, प्रॉफिट मार्जिन निकालना है अपना। फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ निकालने लगा हूं इस सवाल में, क्योंकि बाकी मुझे यकीन है कि आपको पहले से आती हैं, वो इतना मसला उसके अंदर। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेते हैं। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं, कौन बताएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो इसका फॉर्मूला बनेगा ना, और मल्टीप्लाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दूसरा फॉर्मूला इसका हमारा होता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। सर हमें दोनों याद करने पड़ेंगे, यस आपको दोनों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने पीछे क्वेश्चन में देखा है, जब वो सवाल पूछता है ना क्वेश्चन में, क्या भला इफेक्ट करें इसका कैपिटल एम्प्लॉयड पर क्या इफेक्ट होगा, तो फिर उसमें आपका दोनों फॉर्मूले याद होंगे, तभी आप सवाल सॉल्व सही कर सकते हैं, वरना सवाल सॉल्व नहीं होगा। वैसे क्वेश्चन में नॉर्मली आता नहीं है, आपको कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी ही काफी है, लेकिन आपको उस सवाल के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें कैपिटल में कितना दिया हुआ है जी, बताएं कैपिटल कितना दिया हुआ है 70,000, और नॉन करंट लायबिलिटी हमें कितनी दी हुई है, बैंक लोन दिया हुआ है रीपेबल ऑन अक्टूबर 2020, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी आपकी कितनी 50,000 की। तो हम कर लेंगे सॉल्व, 70,000 प्लस 50,000 आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आता है 1,20,000। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट हमने कितना निकाला था 15,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा जी आपका आंसर, बताएं जी। 15,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इनटू 100 कितना आता है जी 12.5%। जी फरीद ये 12.5% क्या बताता है हमें यार, 12.5% हमें ये बताता है कि दिस इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये लिखना पड़ेगा आपको कि रेशियो बताती क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, दैट इज समथिंग एल्स। हमें ये बताना है कि रेशियो बताती क्या है, दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में क्या बताती है, व्हाटएवर रिटर्न यू आर गेटिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाई है वो दो ही चीजों से आप लगाते हैं, या खुद पैसे लगाते हैं आप, या किसी से लेके लोन लेके लगा देते हैं, दैट व्हाई इट्स बिकम्स कैपिटल एम्प्लॉयड। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका तो कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 20% है, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज कर गया 12.5% पे, which is not good obviously because the return on investment has been decreased। ठीक है, तो वो कम हो गया। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा थोड़ा सा मुश्किल मजीद, मई जून 18-23 का क्वेश्चन है ये। देखिए रेवेन्यू दिया हुआ है आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दी हुई है, जीपी भी दिया हुआ है, एक्सपेंसेस माइनस किए हुए, डेप्रिसिएशन भी माइनस की हुई है, यानी आपको एक तरह की इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई है। नीचे देखें कामरान कैपिटल दिया हुआ है, बैंक लोन दिया हुआ है रीपेबल इन अक्टूबर 2018, और बैंक लोन दिया हुआ है रीपेबल इन दिसंबर 2025। तो मुझे बताएं ज़ारा कि इसमें से बैंक लोन में से एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी है, तो बताओ रिदा मुझे कौन सी करंट लायबिलिटी और कौन सी नॉन करंट होगी। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। जो हम लोन अगले साल आपने पे करना होता है वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है, चाहे वो बैंक लोन हो चाहे वो मॉर्गेज लोन, ऐसी लायबिलिटी व्हिच इज सपोज्ड टू बी पेड आफ्टर विद इन अ ईयर, दैट इज योर करंट लायबिलिटी। तो 1 लाख का जो लोन दिया है वो आपकी करंट लायबिलिटी है, जबकि जो बैंक लोन रीपेबल है दिसंबर 2025 में 80,000 का, वो नॉन करंट लायबिलिटी है। हालांकि 1 लाख की अमाउंट 80,000 से ज्यादा है, इवन देन वो करंट लायबिलिटी आप ट्रीट करेंगे क्योंकि आपने वो पे नेक्स्ट ईयर करनी है। आगे देखते हैं, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द समराइज्ड इनकम स्टेटमेंट, नेक्स्ट वो में क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, Kamran has been advised that he may have been undercharged by 2,000 for carriage inward, यानी carriage inward का एक एक्सपेंस था
जो आपने कम रिकॉर्ड किया है, आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सबने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं। देखें, अगर आप कैरेज इनवर्ड कम चार्ज करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। इसका मतलब है ये कैरेज इनवर्ड की अमाउंट आपको प्रॉफिट में से क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, तब वो ठीक होगा। कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, परचेजेस में ऐड करते हैं। कैरेज आउटवर्ड भी आपका एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंसेस में लिखते हैं। ओ भाई, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंसेस ही होते हैं, प्रॉफिट को कम ही करते हैं। एक परचेजेस में ऐड करते हैं, वो जीपी से पहले आता है, एक एक्सपेंसेस में लिखते हैं कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंस होता है, इसलिए है दोनों एक्सपेंसेस, दोनों प्रॉफिट को कम करेंगे। आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, क्या कह रहा है, ओ अंडर चार्ज, कम लिखा हुआ है आपने, एक्सपेंस कम लिखा हुआ है तो प्रॉफिट आपका ज्यादा शो हो रहा है 2000 से, आपको 2000 प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए। मुझे नहीं पता सवाल में क्या मांगा है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन मांगा है। आगे देखते हैं, द क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज वैल्यूड एट इट्स रीसेल वैल्यू ऑफ 15,000, द कॉस्ट वाज 9,000। तो यहाँ पे क्योंकि सवाल आ गया है लिहाजा आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ, सामने शो भी कर रहा हूँ। देखिए जी, इन्वेंट्री इज वैल्यूड कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। ये पूरा एक चैप्टर है आपका, इस कॉन्सेप्ट का पूरा चैप्टर है, मतलब ये पूरा चैप्टर ही है, यही कॉन्सेप्ट है बस। इन्वेंट्री को आपने रिकॉर्ड करना है रानिया, कॉस्ट प्राइस पर या मार्केट प्राइस पे, दोनों में से क्या जो होगी, कम होगी। किस कॉन्सेप्ट के तहत, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत। क्यों, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस नजर आ रहा है तो आप उसको वक्त से पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू लिखी हुई थी 15,000 रुपए सपोज करते हैं, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है 9,000, तो आप किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 9,000 पे, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। क्यों, क्योंकि जब मैं 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद इन्वेंट्री अपनी सेल करूंगा तो मुझे 15,000 के बदले पैसे कितने मिलेंगे, सिर्फ 9,000। इसका मतलब है मुझे 6,000 का लॉस आज ही हो चुका है, फर्क सिर्फ इतना कि मैं उसे रिकॉर्ड तब करूंगा जब चीजें बेचूंगा, तो मुझे आज ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि फ्यूचर लॉसेस को वी विल रिकॉर्ड द फ्यूचर लॉस बिफोर हैंड अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो उसे पहले से लॉस बना के रख लेते हैं, चाहे लॉस हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन इस केस में, इस सवाल के अंदर आपको इसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 15,000, जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 9,000। तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, दोनों में किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कम वाली किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 9,000 पे। तो 9,000 पे रिकॉर्ड की हमने पहले से, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो पहले से 9,000 पे रिकॉर्ड की है आपने, तो हमें कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आई बात की। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम जब भी लिखते हैं अपनी बुक्स के अंदर, याद करें, इनकम स्टेटमेंट को शुरू करते हैं किससे, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो सब कॉस्ट प्राइस पे होती हैं, चाहे ओपनिंग इन्वेंट्री हो, चाहे परचेजेस हो, चाहे क्लोजिंग इन्वेंट्री हो। इसका मतलब है हम अपनी बुक्स में जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब है हमने अपनी बुक्स में जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड की हुई है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, वो कॉस्ट प्राइस पर ही है। तो हमने 9,000 पे लिख ली थी, 9,000 लिखी हुई है, क्योंकि जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है, आपको दोनों में से कम पे रिकॉर्ड करनी है, आपने दोनों में से कम पे ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऑपोजिट होता तो मुझे 6,000 प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता, क्योंकि उसका मतलब होता कि मैंने अपनी इन्वेंट्री 15,000 की लिखी हुई है, जबकि मुझे लिखनी कितनी चाहिए थी, 9,000 से 6,000 पे इन्वेंट्री ज्यादा लिखी है, तो मुझे प्रॉफिट को फिर कम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इस सवाल में मौजूद नहीं था। आगे जी, ओनली एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट है, ये क्या है, ओनली एक्सपेंसेस पेड, अच्छा को सिर्फ वो शामिल किए। एक्सपेंसेस प्री पेड वर 18,000 एंड एक्सपेंसेस एक्रूड वर 700, ये आपने रिकॉर्ड नहीं किए। प्री पेड एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं, तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट फॉर द ईयर, इन ऑल प्रीवियस ईयर्स द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट हैड बीन यूज्ड। आपने डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करनी थी, 10% पर, आपने किस पे चार्ज की हुई है, 25% पे, तो आपको 10% पर चार्ज करनी है रादर देन 25%। लेकिन अगर आप गौर करें, आपको क्या एसेट की कॉस्ट दी हुई यहाँ पे में नहीं दी, तो आपको डेप्रिसिएशन की मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम सॉल्व करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है। नेम द अकाउंटिंग प्रिंसिपल
और कॉन्सेप्ट दैट हैज नॉट बीन अप्लाइड इन ईच केस। ठीक है जी, किस केस में कौन सा कॉन्सेप्ट हमने जो है वो अप्लाई जो है वो नहीं किया। तो पहला नंबर 1 आपका है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जब एक्सपेंस हो जाए, मैचिंग भी कह सकते हैं, तो कैरेज इनवर्ड को आपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड नहीं किया तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, बिकॉज एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड, इट शुड बी कंपेयर्ड विद द इनकम ऑफ द सेम पीरियड टू फाइंड प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस। तो एक्सपेंसेस मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। नंबर 2 में देखते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज वैल्यूड एट इट्स रीसेल वैल्यू ऑफ 15,000, द कॉस्ट वाज 9,000। तो ये आपका जो है कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर लॉसेस को वक्त से पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और फ्यूचर प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते। फ्यूचर प्रॉफिट ही हुआ ना असल में, नहीं समझ आए। हमने इस वक्त इन्वेंटरी कितने की लिखी हुई है, 9,000 की। मार्केट में कितने की लिखती है, 15,000। हम 9,000 की ही लिखेंगे, जो लिखी हुई वही लिखेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट है ना, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर इसके ऑपोजिट होता, फ्यूचर लॉस होता, उसे हम रिकॉर्ड कर लेते। नहीं बात समझाई? आ गई है? ओके, वेरी गुड। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है और ये पूरे चैप्टर में मैंने बताया था आपको। आगे नंबर 3 में कहता है ओनली एक्सपेंसेस पेड हमने रिकॉर्ड किए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट है आपका, आपको पता है प्री पेड और एक्रूड एक्सपेंसेस होता ही एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहता है, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू व्हिच इट रिलेट्स, आइदर इट इज पेड और नॉट। एक्सपेंसेस जिस पीरियड का होता है उस पीरियड में हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे हमने पे किया हो या ना पे किया हो। एक्रूड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। इनकम इज रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू व्हिच इट रिलेट्स, आइदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। आमदनी आपको कमा ली है तो रिकॉर्ड करेंगे, चाहे मिली हो ना मिली हो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। लास्ट का कॉन्सेप्ट जो आपका डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट फॉर द ईयर। इन ऑल प्रीवियस ईयर द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट हैड बीन यूज्ड। ये कौन सा है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो ये कहता है कि वंस यू हैव अडॉप्टेड ए मेथड एंड यू आर चार्जिंग ए परसेंटेज, तो यू विल फॉलो द सेम मेथड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो आपने डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज की इस दफा, 10% पे, जबकि आपको चार्ज कितनी करनी चाहिए थी, 25% पे। कैलकुलेट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर करेक्टिंग आइटम्स 1 to 4। ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं दोबारा फाइंड करें। ये सवाल किसका है, रेशियो का है या किसका है, इस चैप्टर का सवाल है ये, या और दोबारा पढ़ के देखो। कैलकुलेट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर करेक्टिंग आइटम्स, एरर्स का सवाल है। बेसिकली एरर्स और रेशियोस को उसने आपस में मिक्स किया। तो एरर का सवाल कहीं भी जाके आ सकता है, किसी के साथ भी मिक्स होकर आ सकता है। तो प्रॉफिट को भी करेक्ट करना है उसने कहा है, और अब हम रेशियो निकालनी वो हम बाद में देखेंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट को करेक्ट करते हैं। हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी हमें, 50,000 का। ठीक है, नोट करता हूं जी। जीपी हमें दिया हुआ है कितना, 50,000 का। पहला पॉइंट देखें, जीपी में आपने एक्सपेंसेस को कम लिखा है। जब एक्सपेंसेस को, कैरेज इनवर्ड को आप नहीं लिखेंगे सिकंदर, तो कैरेज इनवर्ड को जब नहीं लिखेंगे तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, कम, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा। उसे ठीक करने के लिए 2,000 इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 2,000। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम 2,000 माइनस कर देंगे, कि उसने प्रॉफिट करेक्ट करने को हमें कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने रीसेल वैल्यू पे लिखा है 15,000, द कॉस्ट वाज 9,000। इसका कोई ट्रीटमेंट ग्रॉस प्रॉफिट पर नहीं करेंगे, क्योंकि 9,000 की कॉस्ट लिखी हुई हमने, रीसेल वैल्यू ज्यादा है, हमने 9,000 पे ही लिखना है। दोनों में से जो कम होती है उस पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट, ओनली एक्सपेंसेस, ये जीपी के बाद आते हैं, इसका जीपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे डेप्रिसिएशन, ये भी जीपी के बाद आती है, इसका भी जीपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो द करेक्ट अमाउंट ऑफ जीपी इज 48,000 इज द करेक्ट फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। लिख लें इसको, जीपी को हमने करेक्ट कर दिया है, यानी जीपी करेक्ट हमारा कितना आता है 48,000। 50,000 में से 2,000 हम माइनस कर देंगे, तो आपका जीपी जो है वो आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नहीं, और भी आएगा इसके अंदर, देखें जरा एक सेकंड, वो क्या पॉइंट आएगा इसके अंदर, देखें नंबर 2 पॉइंट देखें। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट इट्स रीसेल वैल्यू ऑफ 15,000। आप में से किसी ने भी नहीं बताया, वैसे बताना चाहिए था आपको तो कम से कम। कॉस्ट वाज 9,000, हमने 9,000 लिखनी थी, लेकिन हमने लिखी कितनी हुई है, 15,000। हाँ नहीं, द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट इट्स रीसेल वैल्यू ऑफ 15,000। हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को गलती से 15,000 लिख दिया हुआ है, जबकि आपने कॉस्ट प्राइस लिखनी थी 9,000 की।
क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होती है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। हमने गलती से कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं की क्लोजिंग इन्वेंटरी, मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड की हुई विच इज 15,000। ओके, अब जब 15,000 आप इन्वेंटरी रिकॉर्ड करोगे तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में से इन्वेंटरी माइनस कर ली थी कितनी, 9,000। आपने कितनी माइनस कर दी, 15,000। तो आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी अभी कितनी ज्यादा माइनस कर दी, 6,000 से ज्यादा माइनस हो गई। जब क्लोजिंग इन्वेंटरी 6,000 से ज्यादा माइनस हो गई तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 6,000 से कम हो गई और आपका जीपी 6,000 से बढ़ गया। अगर ये समझ नहीं है तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, बल्कि यहीं पे दिखा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। ये देखिए, इस वक्त हमें सेल्स दी हुई है 1,20,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 70,000। ओके, ये देखिए सेल्स हमारी दी हुई है 1,20,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स है 70,000। इस 70,000 में से हमने अभी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमने इसमें से कितना माइनस किया है, 15,000, जबकि आपको इसमें से माइनस कितना करना था, 9,000। अब हम क्या करूंगा, मैं इसमें 15,000 ऐड कर लूंगा, ठीक है, और 9,000 इसमें से माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। कितनी आती है, आंसर बताएं। 76,000 और जीपी कितना हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली 54,000। 54,000 ही कम ज्यादा फर्क आ रहा है, 40, वही मैं कह रहा हूं 44,000। अब देखिए हमारा जीपी कितना होना चाहिए, अभी 44,000 होना चाहिए ना, जबकि हमारा जीपी कितना शो हो रहा है 50,000। तो आपको 6,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब उसका दूसरा लॉजिक समझ तो मैंने यहां से करके बताया ना, क्योंकि आपने इन्वेंट्री 15,000 माइनस की हुई थी, जबकि माइनस करनी थी आपने 9,000। मैंने 15,000 ऐड कर लिया, 9,000 माइनस कर दिया, कॉस्ट से करेक्ट हो गई, आपका जीपी करेक्ट हो गया। करेक्ट जीपी 44,000 होना चाहिए था, हमने जीपी शो कर रहे हैं 50,000, तो आपको 6,000 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे लफ्जों में हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इन्वेंट्री 6,000 से ज्यादा लिखी है, जिसकी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होने की वजह से 6,000 कॉस्ट ऑफ सेल 6,000 से कम हो गई है और जीपी 6,000 से बढ़ गई, तो आपको जीपी में से 6,000 माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। आई एम सॉरी, माय फॉल्ट, आई वाज नॉट एबल टू पिक इट अप एट द स्टार्ट। ठीक है जी, तो इसको हम लिखते हैं 48,000 में से माइनस कर दूंगा मैं कितना, 6,000, या ये भी नहीं लिखता मैं, पहले वो माइनस करता हूं फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। ये आपका 6,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास आंसर, अब बताएं 40, दैट इज माय करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, करेक्ट जीपी हमारे पास आ गया कितना, 42,000 का। सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आप करवा रहे हैं। भाई मैंने तो मुश्किल सवाल करवाने हैं, सीधी बात है, मैंने तो वो सारा कुछ करवाना है जो आपके ओ लेवल्स में आ सकते हैं, ताकि आपकी कोई कमी ना रह जाए। तो हमने कोई सिंपल क्वेश्चन हमेशा सॉल्व नहीं करने, मैंने वो सारे मुश्किल सवाल करवाने हैं जिस तरह का सवाल पेपर में आ सकता है। दिस इज माई ड्यूटी, और वो मैं करवाऊंगा आपको, चाहे वो जितने मुश्किल भी हो, चाहे मुझसे गलती भी हो जाए। वो होने लगी थी ना, जो भी कह लो, इसका मतलब है क्वेश्चन डिफरेंट है तो गलती होने लगी थी ना। नॉर्मल वे में होता रेशो निकालने का तो मैं आराम से, मुझे सोचना पड़ा, मैंने देखा कि एरर हो गया। आगे जी नेक्स्ट करते हैं। अब आपने प्रॉफिट को करेक्ट करना है, चलते हैं जी बात। सबसे पहला नोट आपने लिखना है, मैं लिखा रहा हूं, लिखिए जी, इन करेक्टिंग द प्रॉफिट, in correcting the profit, all errors which has been taken into account in correcting gross profit, I repeat again, in correcting profit, net profit, in correcting net profit, all errors, in correcting profit, net profit, all errors which has been taken into account in correcting gross profit will also be included. उर्दू में कर लेते हैं, in correcting net profit, all errors which has been taken into account in correcting gross profit will also be included. यानी कि प्रॉफिट करेक्ट करते वक्त जो ग्रॉस प्रॉफिट की करेक्शन में काम किया है वो दोबारा करेंगे। ठीक है जी, दोबारा आपको करना
पड़ेगा। दोस्त है ना, इज अ वेरी गुड टीचर। इन करेक्टिंग net profit, all errors which has been taken into account in correcting GP will also be included. Gross profit and net profit. यानी Gross profit will also be included. पहले प्रॉफिट है, उसके बाद पहले नेट प्रॉफिट है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब उर्दू में समझ लेना, प्रॉफिट को करेक्ट करते वक्त ग्रॉस प्रॉफिट की सारी करेक्शन जो की हुई है दोबारा करेंगे। प्रॉफिट को करेक्ट करते वक्त जो ग्रॉस प्रॉफिट की करेक्शन की है उसे दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट में ऊपर से लेकर नीचे तक सारी गलतियां शामिल हैं। जीपी तो आपने ठीक किया ना अलग से, प्रॉफिट निकालते वक्त तो जीपी ठीक नहीं था ना, वो तो आपने अब की है। तो प्रॉफिट के अंदर जीपी वाली गलतियां भी शामिल है और प्रॉफिट वाली गलतियां एक्सपेंसेस की वाली भी शामिल है, तो सारे लेंगे दोबारा। इसलिए मैंने लिखा था कि याद नहीं, भूल ना जाएगा। तो प्रॉफिट कितना दिया है जी हमें? 28,000 का, ठीक है ना। प्रॉफिट दिया है जी हमें कितने का? 28,000 का। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें से फरीद मैं 2,000 मनाहिल माइनस कर दूंगा, वही जो मैंने पहले किया था ना, वो तो वापस सेम वो करना पड़ेगा ट्रीटमेंट दोबारा। और 6,000 फिर माइनस करूंगा, ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अगर आपको बात समझ नहीं आई। ग्रॉस प्रॉफिट की करेक्शन में जो ट्रीटमेंट किया है, नेट प्रॉफिट की करेक्शन में वो सारा ट्रीटमेंट दोबारा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट गलत था, पहले ग्रॉस प्रॉफिट गलत हुआ, सारी गलतियां ग्रॉस प्रॉफिट की मौजूद हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट की गलतियां और की तो प्रॉफिट आया है। यानी प्रॉफिट जो 28,000 का लिखा हुआ है उसमें जीपी की गलतियां भी मौजूद हैं और नीचे वाली एक्सपेंसेस वाली गलतियां भी मौजूद हैं, सारी करेक्ट करनी पड़ेंगी आप दोबारा से। तो वो तो हमने कर ली। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। एक्सपेंसेस पेड एट 30th अप्रैल एक्सपेंसेस एक्रूड थे, तो ये 700 हम क्या कर देंगे, मजीद माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वो एक्सपेंस है जो आपने शामिल नहीं किए हैं। उसके बाद जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस में से कम होने थे, एक्सपेंसेस को उन्होंने कम करना था, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाना था। तो प्रॉफिट में आपको क्या करना पड़ेगा, 1800 ऐड करना पड़ेगा। नहीं समझिए, दोबारा बता देता हूँ। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए। जब एक खर्चा आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आपको माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट में से माइनस इसलिए कर रहे हैं कि एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपने माइनस नहीं किया। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस में से माइनस करना था। जब आपने एक्सपेंसेस में से माइनस नहीं किया तो एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, ज्यादा, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो आपको 1800 ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट को दोबारा इंक्रीज करना। समझ आई बात की? तो क्रूड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने करवाना है, वो किसका है, डेप्रिसिएशन का। अब जरा गौर करें उसके ऊपर। डेप्रिसिएशन कहता है हमने चार्ज की हुई 8,000, कितने परसेंट, कितने परसेंट है, 10%। पढ़े 10% है। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10%, जबकि हमें करनी कितनी चाहिए थी, 25%। इसका मतलब क्या हुआ अब्दुल्ला, कि ये 8,000 की डेप्रिसिएशन जो है ये 10% ऑफ नॉन करंट एसेट है। ऐसे ही होगा ना, नॉन करंट एसेट का 10% आपने निकाला होगा तो 8,000 आया ना। तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, नॉन करंट एसेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कैसे, 8,000 डिवाइडेड बाय 10%, 8,000 डिवाइडेड बाय 0.1, आपके पास कितनी आ जाएगी, 80,000 आपके पास आ जाएगी। और 80,000 का क्या निकाल लेंगे हम, 25%। तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो आपने माइनस करनी है इसमें से। अब हम क्या करेंगे, जगह थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी पीछे लिखता हूं मैं। 80,000 का चुपे, 80,000 का 25%, ये कितना आता है, 20,000। आपने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की हुई है, 8,000। कितनी और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, 12,000 से आपको डेप्रिसिएशन और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो 12,000 डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताएं जी कितना आता है ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका, लॉस भी आ सकते हैं, नहीं प्रॉफिट ही आ जाएगा मेरा। 28,000 माइनस 2,000 26, 26 माइनस 6 20,
और 20 माइनस 12 8 और 8 प्लस 1800 9800 9100 आ रहा है प्रॉफिट। तो आपका 9100 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, ये हमने सवाल जो है वो सॉल्व किया है जी। वफा इसमें को मसला तो बताओ, कभी आपको कोई मसला तो बताएं ज़ारा जी। माजेब समझ आ गई है ज़ारा? दोबारा बता देता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत मुश्किल सवाल है, एरर्स का सवाल है बेसिकली। ये रेशियोज के साथ मिक्स किया था उसने। देखिए दोबारा पॉइंट हमारा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन ऊपर हमने देखे रिकॉर्ड की कितनी 8000, ये 8000 रिकॉर्ड की। ये 8000 10% है नॉन करंट एसेट्स का, क्योंकि उसमें क्या 10% हम निकालते हैं। 10% ऑफ नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू 8000। तो नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 10%। तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 का। हमने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर दी थी इसका 25% एट का, वो आती है 20000। आपने डेप्रिसिएशन लिखी थी यहाँ पे कितनी 20000, कितनी लिखी थी है 8000। तो 12000 से आपको डेप्रिसिएशन और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, यानी प्रॉफिट में से 12000 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट होगा। तो मैंने 12000 माइनस किया तो 9 ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब कल थोड़ा इससे और मुश्किल क्वेश्चन पे हम जाएंगे। खत्म होने वाले चैप्टर, कंपनी काउंट्स करेंगे। मैं सिविक में आता हूँ।